नमस्कार कृषि छात्रों, मैं भूपेंद्र कुमार उपज केयर संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेट का जो एग्ज़ाम है 2 जून को घोषित किया गया है, तो इसको मद्देनज़र में रखते हुए आपके जेट के इम्पोर्टेंट MCQ जो है रोज़ सोल्व करवाए जा रहे हैं हमारे डिजिटल चैनल पर। तो आज की जो अपनी इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं, आज से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, खारे पानी होने की दशा में डेयरी बर्तन किससे धोना हितकर होता है। यानी खारे पानी होने की दशा में डेयरी बर्तनों को किस शोधक से धोना चाहिए। जो बर्तन धोने के लिए शोधक प्रयोग में किए जाते हैं वो होते हैं क्षारीय शोधक, अम्लीय शोधक, जटिल फॉस्फेट और आर्द्रक कारक। सारे शोधक जो है अधिकतर सभी बर्तनों को धोने में सारे शोधक प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन जहां खारा पानी होता है वहां जो है जटिल फॉस्फेट प्रयोग किया जाता है। जटिल फॉस्फेट की लगभग 10% मात्रा डेयरी बर्तनों को धोने में प्रयोग की जाती है। उसके बाद आर्द्रण कारक तीव्र रूप से वसा आदि को हटाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आर्द्रक कारक कहलाते हैं। इसमें हमारे पास उदाहरण हो जाते हैं इसके, जैसे टीपोल, वसा को तीव्र रूप से हटाने का कार्य करता है टीपोल, तो ये आर्द्रण कारक का उदाहरण हो गया। यहाँ से जो हमारा सही आंसर है इसका वो जटिल फॉस्फेट होता है। खारे पानी होने की दशा में डेयरी बर्तनों को जटिल फॉस्फेट से धोना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है अपना, कितने प्रतिशत अम्ल सांद्रता से बर्तन साफ किए जाते हैं। यानी कि अम्ल की कितनी प्रतिशत सांद्रता यूज करनी चाहिए जो बर्तन धोने के लिए प्रयोग में ली जाती है। 1%, 0.1%, 0.001% या 10%। तो जो अम्ल सांद्रता यानी कि बर्तन साफ करने के लिए जो अम्ल की सांद्रता प्रयोग की जाती है वो 0.1% प्रयोग में ली जाती है। तो यहाँ से जो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है वो होता है 0.1%। इसी 0.1% यदि इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में देखें H2SO4 तो 0.1% अम्ल का घोल जो है पाले से बचाव के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पाले से बचाव के लिए 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल का छिड़काव किया जाता है। तो यहां से हमारा सही आंसर है इसका 0.1%। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन सा तत्व काम में लिया जाता है। यानी कि जो वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेल में जो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया की जाती है उसके लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण क्रिया से जो है वनस्पति तेल के द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है। इसके लिए जो प्रयोग में लिया जाता है उत्प्रेरक वो निकल उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। निकल उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। यहां से हमारा इसका सही आंसर है निकल। कोबाल्ट जो होता है अपना विटामिन B12 का सोर्स होता है, जिसे साइनो कोबालोमाइन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवकारक शर्करा यानी कि रेड्यूसिंग शुगर का उदाहरण कौन सा है। अवकारक यानी कि घटने वाली शर्करा। तो जो घटने वाली शर्करा होती है अपने पास वो लैक्टोज शर्करा होती है। लैक्टोज दूध की शर्करा, इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट या दुग्धम भी कहा जाता है। दुग्ध की जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। ये जो शर्करा होती है डाइसेकेराइड होती है, यानी सेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे डाइसेकेराइड शर्करा कहा जाता है। तो यहां से हमारा इसका सही आंसर होता है वो होता है लैक्टोज। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध वसा का मुख्य यौगिक कौन सा है। दुग्ध वसा यानी कि जो दुग्ध की वसा होती है
उसके लिए कौन सा यौगिक मुख्य होता है इनमें से? ट्राइग्लिसरेडियाइड, फास्फोलिपिड, ग्लिसरॉल या स्टेरॉल। ट्राइग्लिसराइड जो होता है दुग्ध वसा को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होता है। जो ट्राइग्लिसरेडियाइड होता है दुग्ध वसा का मुख्य यौगिक होता है। और जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड एक प्रकार की वसा है जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने का जो कार्य करती है वो फास्फोलिपिड करती है। यह घी में ही पाई जाती है। लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा है दुग्ध वसा का मुख्य यौगिक, तो हमारे पास दुग्ध वसा का मुख्य यौगिक जो होता है ट्राइग्लिसरेडियाइड होता है। प्रति मिलीलीटर दूध में वसा गोलिकाओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो वसा गोलिकाएं होती हैं वो प्रति ml दूध में कितनी पाई जाती हैं? पहला जो ऑप्शन है हमारे पास 2.2 से 4 इंटू 10 की पावर 10, 2 से 4 इंटू 10 की पावर 15, 2 से 4 इंटू 10 की पावर 12, 2 से 4 इंटू 10 की पावर 17। जो प्रति ml दुग्ध वसा में वसा गोलिकाओं की संख्या होती है वह 2 से 4 उसकी 10 की पावर 12, ये जो संख्या होती है वसा गोलिकाओं की संख्या होती है प्रति ml दूध में। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? वसा का अपेक्षित घनत्व देखते हैं। दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है जिसमें 0 से 40 तक की रीडिंग होती है। अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें जो रीडिंग संख्या होती है वो 0 से 40 होती है। जीरो से 40 तक की इसकी रीडिंग होती है। जो गाय और भैंस का जो अपेक्षित घनत्व होता है दूध का वो 1.028 से 1.032 गाय भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए जो है एक फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है, इसको अपन लिख सकते हैं 1 + CLR/1000। ये जो फॉर्मूला है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद हमसे जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वसा का अपेक्षित घनत्व, तो वसा का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 0.93 यानी कि 0.94 के आसपास जो वसा का अपेक्षित घनत्व होता है। अगला प्रश्न, वसा का अपघटन किस एंजाइम से होता है? वसा का जो अपघटन किया जाता है वो किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? पहला है प्रोटेज, दूसरा है रेनिन, तीसरा है गबुरेटेज और चौथा है अपने पास लाइपेज। रेनिन जो होता है वो पनीर में पाया जाने वाला एंजाइम, रेनिन प्रोटीन होती है पनीर की। पनीर की जो प्रोटीन होती है वो रेनिन होती है। और जो है रेनिन एंजाइम या रेनेट एंजाइम के द्वारा इस प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला जो है अपने पास लाइपेज, लाइपेज वसा का अपघटन करने वाला एंजाइम होता है। तो हमारा इसका सही आंसर जो होता है लाइपेज होता है। अगला प्रश्न है, घी को बनाने में अंतिम तापमान कितना होना चाहिए? यानी घी बनाने के लिए जो मक्खन को उबाला जाता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालना चाहिए? 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो इसको तो हम प्रयोग में ले ही नहीं सकते। 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 38 से 50 जो बिल्कुल लो होता है तो इसको भी प्रयोग में नहीं ले सकते। अपने पास बचे दो ऑप्शन 110 और 120। तो जो घी बनाने के लिए
अंतिम तापमान होता है वो लगभग 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है अपने पास 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। घी की लंबी भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु एक प्रतिओक्सी कारक मिलाते हैं, उसका नाम बताओ। प्रतिओक्सी कारक वे पदार्थ होते हैं जो घी में ऑक्सीजन को जुड़ने से रोकते हैं। ऑक्सीजन को जुड़ने से रोकने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें प्रतिओक्सी कारक कहा जाता है। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, सेकंड ऑप्शन है ब्यूटाइल एसिलाइल अम्ल, तीसरा ऑप्शन है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल और जो चौथा ऑप्शन है पास कैल्सिफिरोल। कैल्सिफिरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफिरोल। उसके बाद जो प्रतिओक्सी कारक पदार्थ होता है अपने पास घी को लंबी भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु वो होता है ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ए इसका राइट आंसर है। घी में एगमार्क कब से आरंभ किया गया? घी में जो एगमार्क का आरंभ किया गया वो 1938 से किया गया। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट है 1938। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष घी की खपत कितनी होती है? यानी कि प्रत्येक वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा कितनी घी की खपत कर ली जाती है? 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो या 12 किलो। तो भारत में जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष घी की जो खपत होती है वो लगभग 12 किलो के आसपास होती है। तो यहां से हमारा इसका चौथा राइट आंसर है। स्मोक की गंध घी में कौन सी विधि का मुख्य अवगुण है? यानी स्मोक के जैसी गंध घी में कौन सी विधि के द्वारा बनाने के कारण स्मोक की गंध आती है घी में? तो अपन जो देसी विधि द्वारा घी बनाते हैं उसके कारण घी में स्मोक की गंध आ जाती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है देसी विधि, यानी घर पर जो देसी विधियों द्वारा घी बनाया जाता है उसके कारण घी में स्मोक की गंध आती है। अगला है मछली जैसी गंध, यानी कि फिशी फ्लेवर घी में कब आती है? तो जो है घी को खुला छोड़ने पर घी में जो है मछली की तरह गंध आने लगती है, या उसमें जो है ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए तो घी में मछली जैसी गंध आने लगती है। तो अपन जो है देखते हैं जब घी पुराना हो जाए या घी में पानी रह जाए या घी को अधिक गर्म कर दे या गोभी वर्गीय फसलों का चारा खाने वाले दुग्ध उत्पादन से बने घी में, तो जो घी में ऑक्सीजन मिल जाए या फिर पानी रह जाने पर जो में घी में स्मोकी गंध यानी स्मोकी गंध सॉरी मछली जैसी गंध घी में आने लगती है। किसके कारण? घी में पानी रह जाने के कारण। तो हमारा इसका बी आंसर राइट है। यहाँ पे भारतवर्ष में गाय हेतु वसा व वसा रहित ठोस पदार्थ कितना रखा गया है? तो गाय के दूध में जो न्यूनतम वसा प्रतिशत होती है वो लगभग 3.5% होती है, और जो वसा रहित ठोस पदार्थ होता है जिसे बोला जाता है SNF वो लगभग 8.5 होता है, और जो भैंस का होता है भैंस का वसा प्रतिशत जो होता है लगभग 6.7 से 6.7, और जो SNF होता है यानी कि वसा रहित ठोस पदार्थ वो लगभग 9 के आसपास होता है। तुमसे जो भारतवर्ष में गाय के लिए पूछा जा रहा है मेनली, तो गाय के लिए जो देखते हैं 3.5 से 8.5, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां से स्टैंडर्ड दूध में वसा व वसा रहित ठोस पदार्थ या न्यूनतम कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड दूध यानी कि जो सेपरेटा मिल्क या सेपरेटा दूध में बटर और जो है मिल्क पाउडर मिलाने के बाद जो तैयार किया जाता है उसे स्टैंडर्ड दूध कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड दूध में वसा होती है लगभग 4.5, और जो वसा रहित ठोस पदार्थ यानी कि SNF होता है वो होता है लगभग 8.5। तो यहां से जो हमारा इसका सही आंसर है वो है लगभग 4.5 और 8.5। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाते हैं? जो राजस्थान में लगभग टोटल भारत में देखते हैं पहले, भारत में जो लगभग ऊंट पाए जाते हैं, भारत में लगभग 2.5 लाख ऊंट पाए जाते हैं। उनमें से राजस्थान में
2.13 लाख ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भारत में और जगह जो ऊँट पाए जाते हैं वो लद्दाख व कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो लगभग जो है 75% ऊँट जो है राजस्थान में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत ऊँट पाए जाते हैं, तो लगभग 75% ऊँट जो है राजस्थान में पाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, पशु की उम्र ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि। पशु की जो उम्र ज्ञात करने की जो विधियाँ होती है वो होती है खुर देखकर, दांत देखकर, भौतिक दशा देखकर और जो है सींग देखकर। एक विधि और होती है इसकी, चौथी सींग देखकर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता हमसे कि पशु की उम्र ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं, उसके बाद ये तीनों ऑप्शन होते तो हमारा यहाँ से सही आंसर होता सभी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, यानी कि बेस्ट मेथड कौन सा है। तो जो उम्र ज्ञात करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है दांत देखकर। दांतों द्वारा जो है पशु की उम्र का सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो पशु की उम्र ज्ञात करने की सबसे बेस्ट मेथड होती है वो होती है दांतों द्वारा। क्रंतन दांतों की स्थिति देखकर, क्रंतन दांत यहाँ जिनको बोला जाता है इनसाइजर टीथ, इनकी स्थिति को देखकर पशु में उम्र का अनुमान लगाया जाता है। और जो है सबसे बेस्ट मेथड होती है उम्र ज्ञात करने की। बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? मांस देखते हैं अपन पहला बफन। बफन जो होता है भैंस के मांस को कहा जाता है। चिकन मुर्गी के मांस को कहा जाता है। और जो चेवन होता है वो बकरे के मांस को कहा जाता है। और मटन भेड़ के मांस को कहा जाता है। तो यहाँ से जो बकरे का मांस पूछा जा रहा है वो अपने पास थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट मिलान कर रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास चेवन। आज की जो प्रश्नोत्तरी है यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने के लिए आप उपज कैरियर संस्थान के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है क्लास को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।